जुलाई 2005 की उमस भरी दोपहर। दिल्ली के पंचतारा अशोका होटल के बाहर एक काली सेडान कार धीरे धीरे आकर रुकी। कार के अंदर बैठे दो लोगों के चेहरे पर तनाव स्पष्ट झलक रहा था। ड्राइविंग सीट पर फरीद तनाशा था, छोटा राजन, गिरोह का एक भरोसेमंद शार्प शूटर, और उसके बगल में अपनी पैनी आंखों से चारों ओर नजरें दौड़ाता विक्की मल्होत्रा बैठा था। विक्की की गोद में दुबई के ग्रैंड हयात होटल का एक नीला प्रिंट खाका खुला था, जिस पर पेंसिल से कई गोल घेरों और निशान लगे हुए थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। वे एक ऐसे मिशन की तैयारी में थे जो हिंदुस्तान के अपराध जगत के इतिहास में सबसे दुस्साहसी कदमों में गिना जाने वाला था। उनके पीछे की सीट पर अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति गहरी सोच में डूबा बैठा था। चमकती आंखें, हल्की सफेदी भरे बाल और चेहरे पर गहराई। वे भारत की खुफिया एजेंसी आईबी के पूर्व निदेशक अजीत डोभाल थे। आज एक अजीब मोड़ पर खड़े होकर एक खुफिया अधिकारी और दो कुख्यात अपराधी एक ही गाड़ी में बैठे थे। उनके इरादे मिल चुके थे। मकसद था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को ढेर करना। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दाऊद को खत्म करने के लिए भारत की एजेंसियों ने छोटा राजन के आदमियों की मदद लेने का फैसला किया था, और विक्की मल्होत्रा राजन का वह मोहरा था जो इस काम को अंजाम देने वाला था। कार के भीतर माहौल गंभीर था। डोभाल नक्शे पर झुककर विक्की और फरीद को आखिरी हिदायतें दे रहे थे। कहां खड़े होकर निशाना लगाना है, होटल के कौन से गेट से दाऊद प्रवेश करेगा, सुरक्षा घेरा कैसे भेदना है। विक्की चुपचाप हर बात ध्यान से सुन रहा था। उसकी उंगलियां पिस्तौल के बट को टटोल रही थी जो कमर में खोंसी हुई थी। उसे एहसास था कि यह मिशन उसके लिए जीवन मृत्यु का सवाल है। एक तरफ दुश्मन नंबर, एक दाऊद को मार गिराने का मौका, दूसरी तरफ नाकाम होने पर खुद मौत या सलाखों के पीछे जिंदगी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक विक्की ने कार के रियर व्यू मिरर में हलचल देखी। कुछ गाड़ियां तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थीं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, काली एसयूवी और मुंबई पुलिस की लाल बत्ती लगी गाड़ियां उनकी कार को तीन तरफ से घेर चुकी थीं। टायरों की चीख और ब्रेक की चरमराहट के साथ सादे कपड़ों में हथियारबंद पुलिसकर्मी लपके। हाथ ऊपर की कड़कड़ाती आवाज गूंजी। फरीद ने घबराकर स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत की ही थी कि एक दरवाजा झटके से खुला और दो पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया। दूसरे ही पल विक्की के सिर पर रिवॉल्वर की ठंडी नली टिक चुकी थी। अजीत डोभाल ने पीछे सीट से उतरते हुए स्थिति संभालने की कोशिश की। उन्होंने जोर से कहा, रुको, मैं। पर मुंबई क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर धनंजय कमलाकर ने उनकी एक न सुनी। डोभाल को किनारे धकेलते हुए पुलिस ने फरीद और विक्की दोनों को खींचकर बाहर निकाला और हथकड़ियां पहना दी। कुछ ही पलों में वो नीला नक्शा, जिस पर इतने दिनों से योजना बनी थी, जमीन पर गिरकर पैरों तले कुचल चुका था। मिशन दाऊद यहीं ध्वस्त हो चुका था। विक्की मल्होत्रा, जिसने अभी कुछ मिनट पहले तक दुबई में दाऊद इब्राहिम का खेल खत्म करने के सपने देखे थे, खुद पुलिस की गिरफ्त में खड़ा था। दिल्ली की सड़कों पर तेज भागती पुलिस वैन के भीतर हथकड़ियों में जकड़ा विक्की चुपचाप बाहर देख रहा था। उसके जहन में जीवन के पन्ने सरसराने लगे। कहां वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का विजय कुमार यादव और कहां मुंबई का कुख्यात विक्की मल्होत्रा। बीते सालों की कहानी किसी सिनेमा की रील की तरह उसकी आंखों के आगे घूमने लगी। करीब 15 साल पहले 1990 में विजय एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अपना घर परिवार छोड़ मुंबई आया था। पेट भरने के लिए कोई नौकरी चाहिए थी। उस दौर में मुंबई में बाहरी लोगों के प्रति माहौल सख्त था, खासकर उत्तर भारतीयों के लिए। शिवसेना के मराठी मानुस आंदोलन का जमाना था। बिहार या पूर्वी भारत से आए लड़के अक्सर निशाने पर रहते थे। ऐसे में मुंबई पहुंचते ही विजय कुमार यादव ने अपना नाम बदलकर विक्की मल्होत्रा रख लिया। नया नाम उसे मुंबई की भीड़ में घुल मिल जाने में मदद करता और उसके बिहार बंगाल के मूल को छुपा लेता। पर मुंबई जैसे महानगर में एक बेरोजगार युवा के लिए ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी कमाना आसान नहीं था। बहुत हाथ पांव मारने के बाद भी
जब नौकरी न मिली तो पेट की आग ने उसे गलत रास्ते पर ढकेल दिया। लोकल ट्रेनों में बिहार के कुछ प्रवासी जेबकतरों का एक गिरोह उसकी पहचान में आया और उन्होंने विक्की को अपने साथ मिला लिया। भीड़ भरी लोकल ट्रेन की धक्का मुक्की में कब किसकी जेब साफ करनी है, यह हुनर विक्की ने जल्दी ही सीख लिया। कुछ ही महीनों में वह माहिर उचक्का बन चुका था, जो ट्रेन में धक्कों के बीच मुसाफिरों के बटुए उड़ा देता और पता भी नहीं चलता। लेकिन किस्मत कितने दिन साथ देती। एक सुबह चर्च गेट की लोकल में जैसे ही विक्की ने एक ऑफिस जा रहे आदमी की जेब से बटुआ निकाला, एक मजबूत हाथ ने उसका कलाई पकड़ लिया। भीड़ ने उसकी जमकर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। मामूली चोरी का मुकदमा चला और विजय कुमार उर्फ विक्की मल्होत्रा को जेल की हवा खानी पड़ी। कुछ महीनों की सजा के बाद उसे नासिक जेल भेज दिया गया। नासिक जेल में कदम रखते ही विक्की ने एक दबंग आवाज और नाम सुना, जिसके चलते ही कई कैदियों में सरगोशी शुरू हो गई। राजेंद्र निकालजे उर्फ छोटा राजन। हाँ, वही छोटा राजन जो मुंबई अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम था। किसी मामले में उन दिनों नासिक जेल में बंद था। जेल के अंदर उसका रौब साफ दिखता था। कई कैदी उसके इशारे पर चलते थे। दुबले पतले लेकिन तेज दिमाग विक्की ने जल्द ही माहौल भांप लिया। एक दिन बैरक में एक गुंडा कैदी विक्की को धौंस दिखाने लगा और उससे जबरदस्ती करने चला। विक्की ने बेझिझक मुकाबला किया और उसको एक घूंसा नाक पर दे मारा। वो दबंग कैदी लड़खड़ा गया। इस झगड़े पर चारों ओर शोर मच गया, लेकिन छोटा राजन ये सब दूर कोने से देख रहा था। उसे इस नौजवान की बेखौफ हिम्मत पसंद आई। कुछ ही दिनों में राजन की शागिर्दी में विक्की को जगह मिल गई। जेल के भीतर ही सही, विक्की मल्होत्रा अब डॉन छोटा राजन का उभरता हुआ भरोसेमंद बन चुका था। 1996 में जेल से रिहा होते ही विक्की एक बदला हुआ इंसान था। बाहर आते ही उसके हाथ सीधे छोटा राजन के गैंग तक पहुंच चुके थे। राजन ने उसे अपने एक खास आदमी बॉबी माइकर के साथ मिला दिया। काम था मुंबई के बड़े बिल्डरों से हफ्ता वसूली करना। मुंबई की तेजी से फलती फूलती रियल एस्टेट दुनिया के कई बिल्डर अंडरवर्ल्ड को हफ्ता दिया करते थे। विक्की और बॉबी ने सांता क्रूज इलाके के दो संपन्न बिल्डरों रमेश पटेल और शांतिलाल पटेल को निशाना बनाया। पहले उन्होंने फोन पर धमकियां दी, लेकिन दोनों बड़े बिल्डर शुरू में टस से मस न हुए। आखिर राजन ने साफ हुक्म दिया, या तो पैसा निकलेगा या मिसाल कायम होगी। फिर एक रात अंधेरे में ताक लगाकर विक्की और बॉबी ने उन दोनों बिल्डरों को उनकी कार के अंदर गोलियों से भून डाला। वो विक्की मल्होत्रा के हाथों पहला कत्ल था, जो सीधे छोटा राजन के इशारे पर हुआ था। पहली बार खून करने के बाद विक्की को अजीब सा नशा महसूस हुआ। डर कहीं गायब हो चुका था और उसकी जगह एक खतरनाक आत्मविश्वास ने ले ली थी। छोटा राजन ने भी अब उस पर पूरा भरोसा जताना शुरू कर दिया। जल्दी ही विक्की को अगला टारगेट मिला। इस बार सीधे दुश्मन गिरोह डी कंपनी पर वार करना था। दाऊद इब्राहिम के गैंग का एक शार्प शूटर था, प्रकाश सिंह उर्फ सनी, जो अंधेरी इलाके में सक्रिय था। राजन ने हुक्म दिया कि सनी को रास्ते से हटाया जाए। विक्की को इस मिशन पर उसके साथी रोहित वर्मा का साथ मिला। एक शाम अंधेरी की भीड़ भाड़ भरी सड़क पर सनी अपनी कार में बैठा मोबाइल पर बात कर रहा था, जब विक्की और रोहित ने करीब आकर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। पलक झपकते ही दाऊद का वो गुर्गा सड़क पर लहूलुहान था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड को साफ संदेश मिल गया। छोटा राजन से बगावत या दुश्मनी मोल ली तो अंजाम मौत है। इस वारदात के बाद विक्की मल्होत्रा राजन का एक खूनी हथियार के रूप में मशहूर हो गया। लेकिन लगातार होती इन हत्याओं ने मुंबई पुलिस की नींद उड़ा दी। पुलिस की अपराध शाखा, क्राइम ब्रांच, विक्की और राजन गैंग पर शिकंजा कसने लगी। विक्की के चेहरे और नाम की फाइलें हर थाने में बांट दी गईं। गिरफ्तारी की तलवार सिर पर लटकने लगी। विक्की ने समझदारी इसी में समझी कि कुछ समय के लिए मुंबई से गायब हो जाए। 1997 में वह चुपचाप शहर छोड़कर भाग निकला। राजन ने भी इशारा कर दिया था
कि कुछ वक्त अंडरग्राउंड रहो। विक्की अपने पुराने पहचान के कुछ भरोसेमंद बिहारी साथियों की मदद से भारत के पूर्वी छोर पर कोलकाता जा पहुंचा और वहीं पनाह ली। कोलकाता में विक्की ने सबसे पहले अपनी पहचान बदलने का जुगाड़ किया। उसने अलीपुर कोर्ट में एक फर्जी हल्फनामा दाखिल कर सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम बदलकर विजय कुमार राम बादल चौधरी कर लिया। इस नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी शुरू हुई। विक्की उर्फ विजय चौधरी के पास मुंबई से लाई हुई मोटी रकम थी ही, सो उसने कोलकाता आते ही खुद को एक संभ्रांत व्यवसायी के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने शहर के उत्तरी हिस्से में दमदम पार्क की एक बहुमंजिला सोसाइटी में महंगा फ्लैट खरीदा और आसपास के लोगों से कहा कि वो मुंबई से आया एक बिजनेसमैन है। ध्यान देने वाली बात यह थी कि विक्की ने कोलकाता में कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं किया जिससे स्थानीय पुलिस का ध्यान उसकी ओर जाता। 1998 में उसने एक हलचल भरा कदम उठाया। हो ची मिन्ह सरणी के पॉश मार्केट में एक रेडीमेड कपड़ों की बड़ी दुकान खरीदकर व्यापार शुरू कर दिया। साथ ही दक्षिण कोलकाता के एक महंगे इलाके में एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया जहां शहर के रईस आते जाते। 1999 तक विक्की ने कोलकाता में पूरी तरह नई पहचान बना ली। उसने उसी साल शादी कर ली और एबी क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी भी रजिस्टर करवाई। अब विजय चौधरी नाम का यह शख्स कोलकाता के समाज में एक सफल उद्यमी की तरह जाना जाने लगा। स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग को उसके बारे में भनक तक नहीं थी, क्योंकि विक्की ने कोई भी आपराधिक गतिविधि खुले में नहीं की। कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी बाद में मानते हैं कि जब तक कोई डॉन यहां खुद जुर्म ना करे या लोकल माफिया से हाथ ना मिलाए, उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। विक्की ने यही तरकीब अपनाई। वह शहर में एक सभ्य कारोबारी की जिंदगी जी रहा था और असली खेल पर्दे के पीछे चलता था। इस दोहरी जिंदगी के बावजूद विक्की का संपर्क अपने आका छोटा राजन से लगातार बना हुआ था। नया नाम और पासपोर्ट मिलने के बाद वह विदेश यात्राएं भी करने लगा। दरअसल राजन खुद भारत से भागकर दक्षिण पूर्व एशिया में कहीं अपना अड्डा जमाए था। विक्की ने चोरी छिपे कुछ मुल्कों में जाकर राजन से मुलाकातें की। मुंबई में राजन के कई गुर्गों को भी पता नहीं था कि विक्की कहाँ है। कुछ को लगा कि पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, तो कुछ को लगा विदेश भाग गया। केवल छोटा राजन जानता था कि उसका शागिर्द कोलकाता की सुरक्षित पनाह में है और जरूरत पड़ने पर वापस वार करने को तैयार रहेगा। इसी दौरान 1998 में विक्की को छोटा राजन ने एक बेहद खुफिया ऑपरेशन के लिए तलब किया। भारत की खुफिया एजेंसियां और राजन दोनों किसी मौके की तलाश में थे दाऊद इब्राहिम तक पहुंचने की। खबर मिली थी कि दाऊद की बेटी मरियम, कुछ लोग उसे मारिया कहते थे, कि मौत के बाद दाऊद इब्राहिम कराची में एक मशहूर दरगाह पर चादर चढ़ाने आने वाला है। यह सुनकर राजन और भारतीय अधिकारियों ने एक जानलेवा योजना बनाई। अपने सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर्स को गुप्त रूप से कराची भेजकर दाऊद को वहीं खत्म करना। विक्की मल्होत्रा, फरीद तनाशा, एजाज लकड़वाला और राजन के कुछ अन्य गुर्गे एक टीम बनाकर नेपाल के रास्ते नकली पहचान पत्रों के साथ पाकिस्तान में दाखिल हुए। कराची में उन्होंने एक किराए के फ्लैट में डेरा जमाया और दाऊद के उस दरगाह पर आने का इंतजार करने लगे। उनके पास पाकिस्तानी हथियार और पूरी जानकारी थी। बस निशाना सामने आने भर की देर थी, मगर ऐन मौके पर योजना लीक हो गई। जब दाऊद उस दरगाह पर आया तो भारी सुरक्षा घेरे में आया। राजन को कहीं से इशारा मिला कि उनकी साजिश की भनक दाऊद को एक नेपाल के नेता के जरिए लग गई है। तुरंत ऑपरेशन को रद्द करने का फैसला हुआ। विक्की और उसके साथियों ने जान बचाकर तेजी से कराची छोड़ा और अलग अलग रास्तों से वापस निकल गए। कहा जाता है कि बाद में विक्की ने उस नेपाली सांसद को भी मार डाला जिसने दाऊद को खबर पहुंचाई थी। कराची की नाकाम कोशिश ने दाऊद को चौकन्ना कर दिया और उसने पलटवार की ठान ली। 2000 में बैंकॉक शहर में छोटा राजन पर दाऊद के इशारे पर हमला हुआ। शार्प शूटर मुन्ना झिंगड़ा ने राजन को घेर कर गोलियां बरसाईं। राजन बुरी तरह घायल हुआ लेकिन जिंदा बच गया।
हालांकि उसने अपने खास साथी रोहित वर्मा को उस हमले में खो दिया। इस वारदात के बाद राजन और दाऊद की दुश्मनी खून की होली में तब्दील हो गई। राजन ने अपनी जान बचने के बाद तय कर लिया कि अब आर पार की लड़ाई होगी। बैंकॉक हमले के बाद कुछ समय तक राजन भूमिगत रहा, लेकिन वह दूर बैठकर भी बदला लेने की तैयारी कर रहा था। उसे पैसा और ताकत चाहिए थी ताकि दुश्मनों को करारा जवाब दिया जा सके। तभी उसे अपने काबिल शागिर्द विक्की मल्होत्रा की याद आई। 2000 में राजन का संदेश कोलकाता में छिपे विक्की तक पहुंचा। वापस मुंबई आ जाओ, खेल फिर शुरू करना है। गुरु का हुक्म मिलते ही विक्की चुपचाप मुंबई लौट आया और पुराने अंदाज में काम पर लग गया। इस बार उसके निशाने पर थे शहर के बड़े बिजनेसमैन, नामी बिल्डर, सोने हीरे के आढ़ती और मशहूर सर्जन डॉक्टर। ये वो रईस लोग थे जो अपनी सुरक्षा के लिए अंडरवर्ल्ड को भारी पैसा देने को मजबूर हो जाते थे। विक्की ने फोन पर एक एक करके कई धन्ना सेठों को धमकाना शुरू किया। कहीं सीधे कॉल करके 2 करोड़ की मांग, तो कहीं उसके आदमियों ने जाकर फायरिंग करके दहशत फैला दी। देखते ही देखते मुंबई में फिरौती और हफ्ता वसूली के मामले बढ़ने लगे। अगले 1 साल में मुंबई पुलिस के पास 26 शिकायतें दर्ज हो चुकी थीं कि विक्की मल्होत्रा नाम का कोई शख्स करोड़ों रुपए मांग रहा है और ना देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। इन लगातार शिकायतों ने पुलिस को दोबारा सतर्क कर दिया। अपराध शाखा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया विक्की को ढूंढ निकालने में, मगर विक्की इस बार पहले से भी ज्यादा शातिर था। पुलिस के हाथ लगने से पहले ही वह 2001 के आसपास फिर मुंबई से रफू चक्कर हो गया, मानो हवा में गायब हो गया हो। ना कोई सुराग, ना कोई खबर। मुंबई से भागने के बाद भी विक्की ने अपराध की दुनिया से नाता नहीं तोड़ा, बस तरीके बदल ली। वह पर्दे के पीछे रहकर अलग अलग शहरों में अपना खौफ कायम रखने लगा। अब वह अपने गुर्गों को सीधे मिलने जुलने की बजाय फोन से ऑपरेट करता था। पुलिस को चकमा देने के लिए वह हिंदुस्तानी नहीं, विदेशी नंबरों से कॉल करता था। बैंकॉक, मलेशिया, हांगकांग जैसे मुल्कों के मोबाइल सिम कार्ड का इस्तेमाल होने लगा। विक्की अक्सर अपना ठिकाना बदलता रहता, कभी दक्षिण पूर्व एशिया में, कभी बंगाल की खाड़ी के किसी तटीय इलाके में, तो कभी नेपाल या बांग्लादेश के आसपास। वह खुद अलग अलग नामों हुलियाओं से यात्रा करता, मगर फोन घुमाकर करोड़ों की उगाही जारी रखता। मुंबई ही नहीं, उसने अपना दायरा महाराष्ट्र से बाहर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तक फैला दिया था। बड़े उद्योगपति और व्यापारी अचानक अजनबी इंटरनेशनल नंबरों से कॉल आने पर सहम जाते, क्योंकि अंदेशा होता कि फोन के पीछे कहीं विक्की मल्होत्रा न हो। 2004 में ऐसा ही एक वाकया मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। वहां एक बड़े शराब कारोबारी को विदेश से फोन आया। आवाज भले अपरिचित थी, पर लहजा मुंबई का था। फोन करने वाले ने 4 करोड़ रुपए की मांग की और न देने पर उसके बेटे के अपहरण की धमकी दी। फोन करने वाला दरअसल विक्की मल्होत्रा था, जो उस वक्त बैंकॉक में बैठा अपने माफिया धंधे संभाल रहा था। सहमे हुए व्यवसायी ने तुरंत इंदौर पुलिस को इत्तिला दी और वह मोबाइल नंबर सौंप दिया जिससे कॉल आई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। शुरुआती तौर पर तो वे समझ नहीं पाए कि यह नंबर कितना अहम है, मगर प्रक्रिया के तहत उन्होंने वह नंबर मुंबई पुलिस के साथ भी साझा कर दिया, इस उम्मीद में कि वहां के क्राइम ब्रांच के काम आ सके। कुछ महीने तक तो उस इंटरनेशनल नंबर से कोई हलचल नहीं हुई। फिर 2005 की गर्मियों में अचानक पुलिस के सिस्टम में हरकत हुई। हुआ यूं कि दाऊद इब्राहिम अपनी बेटी महरूख की शादी के सिलसिले में दुबई में बड़ी दावत रखने वाला था और उधर विक्की मल्होत्रा चुपचाप भारत लौट आया था। वह अपने मिशन दाऊद की तैयारी में लगा था, लेकिन चूक ये हुई कि भारत लौटते ही उसने वही मोबाइल फोन और सिम इस्तेमाल कर लिया जिससे कुछ महीने पहले इंदौर वाले शराब कारोबारी को धमकाया था। मुंबई पुलिस के सर्विलांस पर वह नंबर पहले से था। तुरंत सिग्नल मिल गया, विक्की भारत लौट आया है। बस फिर क्या था, महाराष्ट्र पुलिस की एक स्पेशल टीम गठित हुई और सूचनाओं को खंगालते हुए उनका पीछा करते करते दिल्ली आ पहुंची।
उधर दिल्ली में आई बी के एक सुरक्षित ठिकाने पर अजीत डोभाल विक्की और फरीद को ग्रैंड हयात होटल का नक्शा दिखाकर आखिरी योजना बता रहे थे। इधर मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने घात लगाकर उन्हें पकड़ लिया। इस तरह जिस ऑपरेशन को गुप्त रखा जाना था वह पुलिस और एजेंसियों के आपसी तालमेल की कमी के कारण नाकाम हो गया। बाद में पता चला कि मुंबई क्राइम ब्रांच के अफसरों को खबर थी कि छोटा राजन के 2 शार्प शूटर भारत आए हैं और किसी बड़ी हस्ती को निशाना बनाने की फिराक में है। शायद डी कंपनी से जुड़े कुछ पुलिस वालों ने दाऊद को भी अलर्ट कर दिया था। मुंबई पुलिस को आईबी के सीक्रेट ऑपरेशन की हवा नहीं थी। उन्होंने अपना फर्ज समझते हुए दिल्ली में छापेमारी की और विक्की मल्होत्रा व फरीद तनाशा को धर दबोचा। अजीत डोभाल को उनकी हैसियत की वजह से छोड़ दिया गया, मगर ऑपरेशन दाऊद सदा के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को आधिकारिक तौर पर 2005 में हत्या और रंगदारी के पुराने मुकदमों में गिरफ्तार दिखाया गया। पहले दोनों को दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया और कुछ समय बाद मुंबई लाकर इनके खिलाफ केस चलने लगे। विक्की पर 7 से ज्यादा हत्या, सुपारी और कत्ल की साजिश के मामले थे और इसके अलावा फिरौती, डकैती, हथियार एक्ट जैसे कई अपराधों में उसे वांछित घोषित किया जा चुका था। अब वह सलाखों के पीछे था। तिहाड़ और फिर मुंबई की आर्थर रोड जेल में विक्की ने करीब 5 साल काटे, पर जेल की मोटी दीवारें भी विक्की के इरादों को रोक नहीं पाईं। कहते हैं कि इन वर्षों में भी वह चोरी छिपे अपने गुर्गों को हिदायतें भिजवाता रहा। कभी कोई अधिवक्ता तो कभी मुलाकाती बनकर आए कुछ लोग बाहर उसके साथियों तक संदेश पहुंचा देते कि किससे वसूली जारी रखनी है और कहां निवेश। उधर पुलिस और कानून अपना काम कर रहे थे। धीरे धीरे एक एक कर केस अदालत पहुंचे। 2009 में एक बहुचर्चित मामले में फैसला आया। 2005 में दिल्ली के हीरा व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के जुर्म में विशेष एमसीओ का अदालत ने विक्की मल्होत्रा को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 5.5 साल की सजा सुनाई, मगर फैसला आते आते वह करीब 5 साल बतौर अंडर ट्रायल काट चुका था, तो केवल 6 महीने की कैद बाकी बची। 2010 आते आते कानूनन विक्की मल्होत्रा जेल से रिहा होने के कगार पर था। मुंबई पुलिस को उम्मीद थी कि बाहर निकलते ही वे उसे फिर से गिरफ्तार कर लेंगे या किसी और मामले में बंद रखेंगे, मगर विक्की की चालाकी और पहुंच का अंदाजा सबको गलत साबित कर गया। जेल में रहते हुए ही उसने अपने कुछ ऊंचे संपर्कों को सक्रिय करना शुरू कर दिया था। इनमें एक नाम उसी पूर्व खुफिया अधिकारी का भी लिया जाता है जो दिल्ली में उसकी गिरफ्तारी के समय साथ था। हुआ यूं कि 2010 में जमानत पर रिहाई पाते ही विक्की मल्होत्रा अचानक लापता हो गया। न पुलिस को भनक लगी न मीडिया को। बाद में जांच में इशारे मिले कि दिल्ली से छूटने में और गायब होने में उसे किसी बड़े अधिकारी का हाथ मिला था। कुल मिलाकर विक्की एक बार फिर आजाद था और सिस्टम के हाथों से निकल चुका था। उधर फरीद तनाशा, जो 2005 में विक्की के साथ पकड़ा गया था, किस्मत का उतना धनी नहीं निकला। 2010 में जमानत मिलने के कुछ ही हफ्तों बाद जब फरीद मुंबई के उपनगर तिलक नगर स्थित अपने घर पर था, रात के अंधेरे में अज्ञात शूटरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। चर्चाएं फैली कि यह कांड दाऊद इब्राहिम के इशारे पर हुआ, तो कुछ ने कहा राजन के ही बागी शार्प शूटर भारत नेपाली ने फरीद को मरवाया क्योंकि वो खुद बड़ा बनना चाहता था। सच कुछ भी हो, उस रात फरीद की लाश ने यह दिखा दिया कि अंडरवर्ल्ड में वफादार के लिए भी शामत कभी भी आ सकती है। विक्की मल्होत्रा ने न सिर्फ पुलिस प्रशासन को चकमा दिया, बल्कि अपने कई साथियों की तरह बीच राह मारे जाने से भी खुद को बचा लिया। एक बार फिर विक्की गुमनामी के अंधेरे में जा चुका था। सुनने में आया कि वह फिर से कोलकाता लौटा है। कुछ ने कहा वह नेपाल के रास्ते सिंगापुर निकल गया। दिल्ली पुलिस, सीबीआई और तमाम केंद्रीय एजेंसियां उसकी फिर तलाश करने लगी, मगर विक्की ने भी नए अवतार में सावधानियां बढ़ा दी। अब की बार उसने अपने पुराने नाम विजय चौधरी को छोड़ कोई और पहचान ले ली। दुबई या पाकिस्तान में मौजूद दाऊद के नेटवर्क से संपर्क रखने की बजाय
वह हांगकांग के सिम से अपने गुर्गों को संचालित करता रहा। कोलकाता में वह फिर से एक आम कारोबारी बनकर रहने लगा। कहते हैं कि उसके अपने गैंग में भी सिर्फ चुनिंदा लोगों को पता था कि वह कहाँ है। ज्यादातर को यही लगता था कि बड़ा भैया शायद विदेश में बैठा है। इस राजदारी ने विक्की के इर्द गिर्द एक भयावह छवि खड़ा कर दी थी। पुलिस की नजर में वह एक दंत कथा बन चुका था। सुना तो सबने था, पर देखा किसी ने नहीं। अक्टूबर 2015 में जब इंडोनेशिया के बाली द्वीप से छोटा राजन की गिरफ्तारी हुई, तो एक बार फिर सबकी निगाहें विक्की मल्होत्रा पर टिक गईं। अब तक विक्की ही राजन के साम्राज्य का अपरिहार्य उत्तराधिकारी माना जा रहा था। दिलचस्प बात यह कि कई खुफिया सूत्रों को लगा कि राजन की गिरफ्तारी के पीछे भी कहीं ना कहीं विक्की का हाथ हो सकता है। कुछ का मानना था कि राजन ने स्वयं सरेंडर करने की सोची क्योंकि वह बीमार था और दाऊद से जान का खतरा बढ़ गया था। इस डील को सेट कराने में विक्की ने मदद की और बदले में भारतीय एजेंसियों ने उसे सुरक्षित बाहर निकल जाने दिया। यह कयास अपनी जगह है, लेकिन एक सच्चाई यह भी थी कि राजन की गिरफ्तारी के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड का सिंहासन खाली हो गया था। सूत्र बताते हैं कि राजन के जेल जाने के बाद विक्की मल्होत्रा ने दुबई, थाईलैंड और अफ्रीका के बीच सक्रियता बढ़ा दी। वो जगह जगह छिपकर अपने धंधे की डोर संभालने लगा। सुरक्षा एजेंसियों का आकलन था कि विक्की अब आजाद इकाई के रूप में उभरने वाला है, जो मुंबई में दाऊद की डी कंपनी के बढ़ते जाल को चुनौती दे सके। पिछले 20 सालों में विक्की ने राजन का साथ कभी नहीं छोड़ा था। यहां तक कि 2000 में राजन पर जानलेवा हमला होने के बाद जब रवि पुजारी, भारत नेपाली और संतोष शेट्टी जैसे राजन के साथियों ने या तो अपना अलग रास्ता चुना या किनारा कर लिया, विक्की तब भी राजन का वफादार बना रहा। इस नजरिए से देखें तो राजन भी अपनी गैर मौजूदगी में मुंबई का किला उसी सिपह सालार को सौंपना चाहेगा जिसने हर परिस्थिति में साथ निभाया। हाँ, अंडरवर्ल्ड में अफवाहें भी खूब उड़ती हैं। कभी कहा जाता है कि विक्की को दाऊद ने अपने खेमे में मिलाने की कोशिश की है। एक दो बार तो ये खबर भी चली कि शायद विक्की ने गुपचुप दाऊद से हाथ मिला लिया है और इनाम स्वरूप डी कंपनी के भारत ऑपरेशन का मुखिया बनने वाला है। लेकिन ज्यादातर जानकार इसे कोरी कहानी मानते हैं। दाऊद और उसके साथी सालों से विक्की को तोड़ना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। खुद सरकारी एजेंसियों ने भी ऐसी किसी डील से इनकार किया। रिकॉर्ड बताते हैं कि 2015 के बाद भी विक्की और राजन के बीच VoIP कॉल्स के जरिए संपर्क बना हुआ था, जो दिखाता है कि गुरु चेले की ये जोड़ी अंत तक एक दूसरे के साथ थी। आज 20 साल की इस आपराधिक गाथा के बाद भी विक्की मल्होत्रा एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। 2016 के बाद भी मुंबई पुणे में हुई कुछ सुपारी किलिंग और रंगदारी के मामलों में विक्की के नाम की फुसफुसाहट सुनाई दी, मगर वह खुद कभी सामने नहीं आया। भारत की तमाम एजेंसियां उसे खोज निकालने में लगी रहीं, लेकिन विक्की मानो हवा में घुल चुका है। कुछ का दावा है कि वो अफ्रीका के किसी देश में नई पहचान के साथ ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा है, तो कुछ कहते हैं कि वो अब भी भूमिगत रहकर अपने सिंडिकेट को संचालित कर रहा है। एक साधारण विजय यादव से शुरू होकर डॉन विक्की मल्होत्रा बनने और फिर अंडरवर्ल्ड के भूत की तरह ओझल हो जाने तक उसकी पूरी कहानी मानो एक फिल्म की पटकथा जैसी लगती है। अपराध की इस दुनिया में वफादारी, बदले और छल की ये दास्तान दर्शाती है कि हकीकत कभी कभी कल्पना से भी ज्यादा रोमांचक होती है। विक्की मल्होत्रा का नाम भले आज सुर्खियों से दूर है, लेकिन मुंबई के अंधेरे गलियारों में उसकी दबी छुपी दहशत अब भी जिंदा है।